हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग आज का जो टॉपिक होने वाला है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है गति के जो समीकरण हैं उनको हम एक एक करके उनका निगमन करेंगे और किस प्रकार से इनको डिफाइन करेंगे। तो हम डिफाइन करने की जो प्रक्रिया है वो कलन विधि देखेंगे, ठीक है। तो कलन विधि से छात्रों को थोड़ा से बहुत कम समझ में आता है। तो कलन विधि से आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से समीकरण को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक समीकरण को हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला समीकरण गति का, सबसे पहले इसमें इस विधि को लगाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देखने हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले उनको सीख लेते हैं, तब हमारे कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक वाला थोड़ा सा फंडा देख लेते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ का दोस्तों समाकलन करते हैं, ये होता है थोड़ा से जैसे समाकलन करते हैं किसी चीज़ का। जब हम समाकलन करते हैं तो यहाँ जो होता है x के सापेक्ष होता है, ठीक है। समाकलन जो होता है जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि यहाँ रहे ना रहे, लेकिन x के सापेक्ष हमेशा समाकलन होता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे x है, अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर यहाँ 1 है तो एक पावर 1 में और जुड़ जाएगा, बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा समाकलन। तो इसको हम लिख सकते हैं x² बटे 2, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसका जो समाकलन हो जाता है वो x हो जाता है। तो हम लोग यही प्रक्रिया सीखने वाले हैं आगे भी। तो मैं पहले से इनका बेसिक नज़ारा बता दे रहा हूँ। अगर दोस्तों इसमें कुछ ऐसी भी बातें आ जाती है समाकलन में, जब आपका कोई लिमिट लगी हो, ठीक है, मान लीजिए कोई लिमिट लगी हो t है या 0 है, इस पर अगर कोई लिमिट लगी हो, ठीक है, तो लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो लिमिट को आप यहीं पे ऐसे लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे एक बार t की जगह x की जगह t लिखेंगे, बटे 2 माइनस लगाएंगे, फिर इस लिमिट को इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0/2 ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको पुटअप करेंगे फिर इसको पुटअप करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, कुछ बेसिक चीजें हो जाती हैं। तो बेसिक चीजें आप जानेंगे ताकि आपको निकालने में बहुत ही आसान होगी, ठीक है, तो सरलता होगी। तो सबसे पहले क्या नोट्स पॉइंट हैं, D के साथ वाले के सापेक्ष हम लोग समाकलन करते हैं, ठीक है, समाकलन करते हैं। तो जो D के सापेक्ष साथ वाले होते हैं उन्हीं के सापेक्ष समाकलन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सबसे पहली जानकारी ये है कि जब त्वरण नियत होता है तभी गति का समीकरण प्रयोग होता है। ये बात कंडीशन नंबर जो, जब त्वरण अगर नियत होगा, त्वरण नियत होगा तभी गति के समीकरण प्रयोग करते हैं, गति के समीकरण प्रयोग करते हैं, ठीक है, तभी गति का समीकरण प्रयोग करेंगे जब त्वरण नियत होगा। चलिए सबसे पहले जो पहला गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at, इसका डिफाइन कर लेते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि त्वरण a बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब वेग परिवर्तन बटे का जो समय होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा v बटे डेल्टा t, ठीक है। अगर मैं इसी को समाकलन की भाषा में लिखना चाहूँ, डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो मतलब इस समाकलन की भाषा में हो जाएगा dv बटे dv dt हो गया, ठीक है। तो dv बटे dt हो गया। तो इस प्रकार से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें
तो इसको हम लिख सकते हैं, dt को इधर उठा लाइए, a dt बराबर dv, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें करेंगे उचित सीमाओं में दोनों तरफ समाकलन करने पर, उचित सीमाओं में दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो उचित सीमा में दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर लेंगे। अब समाकलन करने से पहले उसकी लिमिट जानना जरूरी होता है। तो लिमिट्स क्या होती है, मैं मान लेता हूं कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु है, जब उसका समय 0 था तो उसका वेग u था। ठीक है, कोई भी वस्तु है जब समय 0 था तो उसका वेग u था, और जब समय जो होता है उसका t हो गया तो वेग v हो गया। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु समय उसकी लिमिट्स है, लिमिट्स ये बताती है जब टाइम 0 था तो वेग u था, और जो टाइम t हो गया तो वेग v हो गया। ठीक है, इस बात को हमेशा समझिएगा। फिर इसके बाद देखिए इसमें, अब उचित सीमा में दोनों तरफ से लिमिट्स लगा लेंगे और समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समाकलन। फिर यहाँ पे लिख देंगे a dt, ये हो गया आपका। अब लिमिट्स लगा लेंगे दोस्तों, कहां से, 0 से समय t हुआ है ना, तो यहाँ t है ना, तो लिमिट्स इसके अनुसार लगाते हैं हमेशा। ये जो t है, लिमिट्स d के बगल वाला, इसके अनुसार हम लोग लिमिट्स लगाते हैं हमेशा, 0 से t। फिर यहां से v है तो v का लिमिट लगाएंगे, u से v हुआ है तो यहां लिखेंगे u, और ये ऊपर u से v हुआ है। ठीक है वेग, तो यहाँ पे अब चलते हैं समाकलन की तरफ। तो दोस्तों a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर होती है, समाकलन के चिन्ह के हमेशा बाहर होती है कांस्टेंट वैल्यू, चाहे वहां 3 हो 4 हो, ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, अंदर वही केवल रहेगा जिसके सापेक्ष हमें समाकलन चाहिए, dt बराबर u से v dv। अब इसका देखिए दोस्तों, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा t लिमिट्स 0 से t, ये क्या हो जाएगा भाई, ये इधर बाहर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका भी हो जाएगा v लिमिट्स u से v। ठीक है, अब इसके आगे मैं इधर लिख देता हूं इसको। अब ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, a अंदर t की जगह t रखेंगे, t, और 0 की जगह t रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, v की जगह v रखेंगे भाई, तो यहाँ पे v हो जाएगा माइनस u, v की जगह u रखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या मिला, 80, 0 का कोई महत्व तो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा v माइनस u, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब भाई u को इधर ले लो, तो u प्लस में 80 प्लस बराबर v, यही हो गया गति का पहला समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा कलन विधि। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कलन विधि से, ये हो गया हमारा कलन विधि से। अब आगे चलेंगे इसी तरह गति का दूसरा समीकरण। बस यही दो चीज याद रखेंगे, डी के सापेक्ष वाले, मतलब डी के साथ वाले के सापेक्ष समाकलन हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ ये बात याद रखिएगा, त्वरण नियत होगा तभी गति का समीकरण प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, यह काम में आएगा। तो ये हो गया हमारा गति का पहला समीकरण निकला है। अब नंबर 2 की बारी है। चलिए नंबर 2 को भी कर लेते हैं इसी प्रकार बिल्कुल। तो नंबर 2 दोस्तों, में अब समीकरण नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। समीकरण नंबर 2 किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। तो हमें क्या लाना है भाई, s बराबर क्या लाना है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये चीज हमको लाना है समीकरण 2। तो कैसे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या हो गई, दूरी आ गई ना, इसका मतलब क्या लिखेंगे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है।
तो हम लोग वेग बराबर विस्थापन बटे समय को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए dx बटे dt, ठीक है। समय के कारण इसके स्थिति में परिवर्तन, इसको क्या कहेंगे, समय के कारण इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसकी स्थिति में जो भी परिवर्तन है यही वेग कहलाता है। तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार इसको डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, v बराबर dt इधर आएगा। क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और v की जगह क्या रख सकते हैं, समीकरण एक से क्या रख सकते हैं, v बराबर, v की जगह लिख दीजिए u प्लस at ब्रैकेट में dt बराबर dx। आपस में गुणा करा दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा u dt प्लस at dt बराबर dx, ये हो गया। तो उचित सीमाओं में समाकलन लेने पर भाई यहां लिख लीजिए उचित सीमाओं में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो उचित सीमाओं में हमको समाकलन करना है, तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे। तो समाकलन कर दीजिए u dt प्लस a बाहर आ जाएगा, तो यहाँ t अकेला बचेगा, dt बराबर dx, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भाई, ये वेग है ना, तो वेग u से v है, और ये टाइम है ना, टाइम है, तो टाइम का भाई क्या होगा रोल, 0 से t है, ठीक है। मैंने अभी बताया था 0 से इसका टाइम t हो जाता है। जब वेग समय 0 होता है तो वेग u होता है, जब टाइम t लगता है तो वेग v हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो पहले यहाँ प्रारंभिक होता है यानी कि इनिशियल, तो यहाँ पे इनिशियल पहले आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे फाइनल आएगा, ठीक है। तो ये सब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यही हो गया उसका विस्थापन। फिर यहाँ पे देखेंगे मतलब कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। फिर यहाँ पे देखेंगे समाकलन करा दीजिए, यहाँ u है तो आपको क्या लिख सकते हैं, इसको u बाहर चला आएगा, और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा गलत हो गया, 0 से t, अब सही है, ठीक है। ये यहाँ पे t है तो t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, t आएगा, लिमिट 0 से t प्लस a, ये हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 से t बराबर ये आ जाएगा भाई x, लिमिट इनिशियल फाइनल, ये हो गया समाकलन आपका। तो भाई अब देखें क्या क्या आता है, u t-0, t की जगह t भरेंगे, फिर 0 भरेंगे, प्लस a, t की जगह t भरेंगे, ठीक। तो t²/2 हो जाएगा, माइनस 0/2 हो जाएगा, बराबर इसी तरह इसको लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया, भर दिया सबको। फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, ut प्लस, यहाँ देखिए ये तो खत्म हो गया, क्या बचा है, at² 1/2 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब s हुआ, जो s दूरी है
विस्थापन, ठीक, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब विस्थापन मतलब एस। फिर यही क्या हुआ, ये हुआ गति का दूसरा समीकरण। तो आप देख पा रहे होंगे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। तो ये हुआ समीकरण 2, हमने 2 को भी निकाल लिया। अब आखिरी नंबर है गति का समीकरण का 3। तो चलिए हम 3 भी निकाल लेते हैं इसी तरीके। तो गति का तीसरा समीकरण जो होगा, तीसरा भी निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। फिर से वही त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है भाई, dv अपॉन dt होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें dx से दोनों पक्षों में गुणा करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर dv बटे dx गुणे dx बटे dt, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, v बराबर होता है कि नहीं होता है, ये v बराबर होता है। तो dv बटे dx ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देख लेते हैं, dx को इधर ले आओ, तो dx को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर, और यहाँ पे v dv हो जाएगा। तो उचित सीमाओं में दोनों तरफ समाकलन लेने पर, उचित सीमाओं में दोनों तरफ समाकलन लिखने पर, समाकलन लेने पर या लिखने पर, ठीक है। तो मैंने उचित सीमाओं में दोनों तरफ समाकलन ले लिया। यहाँ पे स्थिति है ना, तो स्थिति को किससे प्रदर्शित करते हैं, इनिशियल फाइनल, लिमिट लगा लिया। dx एक बाहर निकालें क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये। फिर यहाँ पे v dv, तो वेग है, तो वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है। अब समाकलन हम लोग कर लेंगे। तो समाकलन कैसे करेंगे, a फाइनल इनिशियल dx फाइनल अंतिम विलास v dv, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। जब इसका करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा फाइनल इनिशियल बराबर, इसी तरह ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है u v। फिर इसी तरह इसको हम लिख देंगे x f माइनस एक्स आई, एक बार इसको भरिए फिर एक बार इसको भरिए घटा के। इसी प्रकार पहले इसको भर दीजिए, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। अब देखिए ये ए है, इसकी जगह क्या लिख सकता है, एस लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बटे 2, और 2 को इधर लाके गुणा करा दिए तो ये हो जाएगा 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को बराबर इस पार ले आइए तो ये हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही क्या हो जाएगा भाई, गति का तीसरा समीकरण। भाई ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। तो तीसरा समीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये जो कैसे किस प्रकार हमने इसको डिफाइन किया। तो ये आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गति के तीनों समीकरण को हम लोग डिफाइन करते हैं। और चलिए ठीक है, तो दोस्तों फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।